हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। इसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश जब हमारे देश में थे तब हमारे देश का मैनेजमेंट कैसे चलाया जा रहा था। ठीक है, और 1947 में जब ब्रिटिश चले जाएंगे उसके बाद से 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और देश का मैनेजमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। लेकिन इसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि ये यहाँ ब्रिटिश के रहते से और संविधान के बनने तक का जो सफ़र है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1930 के आसपास ये डिमांड उठती है कि भाई ब्रिटिश से अब अपने देश को आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, हम मांग कर रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो भारत छोड़ के जाए। ठीक है, तो जब हम ये डिमांड कर रहे हैं तो उसी बीच एक बात और आती है कि जब ये ब्रिटिश देश से चले जाएंगे तो भारत का मैनेजमेंट चलेगा कैसे। यानी कि अब तक तो ब्रिटेन के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों के हिसाब से देश का मैनेजमेंट चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश चले जाएंगे उनके लॉ एंड ऑर्डर से हम देश नहीं चलाएंगे तो फिर हमारे पास अपना कोई कानून तो होना चाहिए ना। तो उस समय ये बात रखी गई कि क्यों ना हमारे देश के कुछ लोगों को चुनकर एक असेंबली बनाई जाए, एक सभा बनाई जाए, और उस असेंबली का काम होगा कि आज़ादी के बाद देश को कैसे चलाना है उसके लिए कानून बनाए, और ऐसी असेंबली को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय एक साम्यवादी दल के नेता थे, इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का विचार रखा गया। यानी M.N. रॉय ने पहली बार 1934 में ये बात रखी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। ठीक है, ये जो विचार M.N. रॉय ने रखा इसी को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिमांड बना दिया। ठीक है, यानी अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ब्रिटिश से डिमांड करेगी कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। ठीक है, अब ब्रिटिश से क्यों डिमांड कर रही है? सिंपल सी बात है कि उस समय हमारी सरकार ब्रिटिश है, तो किसी भी असेंबली को लीगल राइट तभी मिलेगा जब ब्रिटिश जो है उसको आगे से बोले कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिमांड यहाँ पर उठाई जाती है, लेकिन ब्रिटिश ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाने वाले हैं। इसके बाद 1939 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और जोड़ दी कि ये जो असेंबली हमारी बनेगी जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वो अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर बननी चाहिए। यानी कि हमारे देश के लोग खुद चुनेंगे कि कौन होगा इस असेंबली में जो हमारे देश का संविधान बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये डिमांड रखी जा रही है, और जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश इन डिमांड को नहीं मानने वाले हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनती है और हमारे देश को आज़ादी भी मिलती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, आपका 1939 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है? देखिए वर्ल्ड वॉर का मतलब है पूरे विश्व का युद्ध है। जब विश्व का कुछ देशों का ग्रुप एक साइड आ जाए और कुछ देशों का ग्रुप दूसरी साइड हो जाए और आपस में युद्ध करे, तो ऐसी घटना 1939 में यूरोप में घटित होती है, जिसमें एक तरफ तो होता है ब्रिटेन और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है जर्मनी का। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर जो यहाँ पर यूरोप में स्टार्ट होता है, अब धीरे धीरे ये बात विश्व में आने लगती है कि भाई कौन सा देश किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी टाइम पर भारत की बात आती है कि भाई भारत जो है वो किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो हम बोले तब तक ब्रिटिश ही हमारी तरफ से बोल देती है कि भाई भारत जो है वो मेरी कॉलोनी है, मेरा उपनिवेश है, तो भारत भी हमारे ही फेवर में है। ठीक है, जैसे ये बात गांधी को पता लगती है, गांधी बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम आपका सपोर्ट करना भी चाह रहे हैं, जर्मनी जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, तो हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको सपोर्ट तभी करेंगे जब हम खुद पावरफुल रहेंगे। और हम पावरफुल कब होंगे? जब आप हमें आज़ादी दे दो और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें।
तो 1939 में कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड और तेज़ी से उठाई गई कि भाई ये वर्ल्ड वॉर में हम तभी सपोर्ट करेंगे आपको जब आप हमें आज़ादी देके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे। साफ साफ ब्रिटिश ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई असेंबली नहीं बनाने वाले हैं। अभी ये मना करने की देर थी कि उधर जर्मनी जो है वो यूरोप के कई सारे देशों को जीत चुका था, उसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। अब ब्रिटिश इस समय दबाव में आ चुका है। उसको पहले नहीं लगा था लेकिन अब महसूस होने लगता है 1940 के आसपास कि उसे भारत का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इस वर्ल्ड वॉर में भारत का सपोर्ट पाने के लिए अब ब्रिटिश जो है वो भारतीयों से बात करने के लिए आएगी। और यही होता है 1940 का अगस्त रिफॉर्म। यानी उस समय हमारे वॉइसरॉय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो भारतीयों के सामने एक ऑफ़र रखते हैं जिसको हम अगस्त ऑफ़र के नाम से जानते हैं। 1940 में ये ऑफ़र रखा जाता है और बोलते हैं वो कि ठीक है, आपको संविधान सभा चाहिए तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, ठीक है। आपको आज़ादी चाहिए तो हम आज़ादी देंगे लेकिन डोमिनियन स्टेटस के रूप में, यानी कि आप अपना मैनेजमेंट खुद चलाओगे लेकिन हमारे अधीन रहकर, ठीक है। तो यही था अगस्त ऑफ़र जो कि हमारे देश के वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने हमें दिया था। लेकिन इसमें जो बात की गई, एक तो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और दूसरी थी डोमिनियन स्टेटस की। अब जैसे ही गांधी सुनते हैं कि अगस्त ऑफ़र में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है, इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया कि हम इसको नहीं मानेंगे, हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात 1930 के पहले की जाती थी और अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई किसी तरह की अधीनता नहीं चाहिए, बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो 1940 का अगस्त ऑफ़र हमने खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी डिमांड को कब मान लिया था। तो पहली बार उसने 1940 के अगस्त ऑफ़र में बोल दिया था कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। हालांकि ये बात और है कि हमने ही उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद से वर्ल्ड वॉर उधर चलता रहता है, इधर आपका देश में मूवमेंट चालू हो जाता है 1940 में इस ऑफ़र के तुरंत बाद, जिसको हम जानते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। तो अक्टूबर 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन चालू होता है, जिसको हम इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं, जिसमें गांधी ऐसा बोलते हैं कि भाई एक आदमी यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगा और अकेले सत्याग्रह चालू करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में 1940 के बाद से मूवमेंट चालू हो रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, देश में आंदोलन चल रहे हैं, उधर यूरोप में विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध में धीरे धीरे जर्मनी कई सारे क्षेत्रों को जीतता जाता है और इधर जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए एक और देश उसके साथ मिल जाता है और उसका नाम है जापान, ठीक है। तो यहाँ पर है ये आपका जापान, और जापान धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करते करते भारत के इस कोने पे आ जाता है जहाँ आज आपका म्यांमार है। उसे पहले बर्मा कहते थे। तो जैसे ही जापान बर्मा पहुँचता है वैसे ही ब्रिटिश फिर से दबाव में आ जाती है, क्योंकि यहाँ भारत में ऑलरेडी आंदोलन चल ही रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ और जो ये जापान है वो भी ब्रिटिश के खिलाफ है। तो ब्रिटिश को दबाव बनने लगता है कि कहीं ये जापानी जो है वो भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार ना कर ले, और भारत में हमारे खिलाफ विद्रोह तो पहले से ही है। तो इसीलिए 1942 में इन सारी सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार वापस से हमारे लिए एक ऑफ़र लाएगी। और ये कौन ऑफ़र लाते हैं, तो ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आते हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे लिए एक प्रस्ताव लेकर, ठीक है। इसको क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम पर ही इसे क्रिप्स मिशन बोलते हैं। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जैसे ही भारत में आते हैं, हमारे देश में जो भी दल है उनको काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन के एक ऐसे मंत्री थे जो कहीं ना कहीं भारत में होने वाले स्वतंत्रता के आंदोलन को काफ़ी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो हमें लगा भाई पहले से ये आदमी हमें सपोर्ट करता है, आया है तो कुछ अच्छा रिफॉर्म कर जाएगा, आज़ादी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, उसने अपना खून दिखाना ही था वो ब्रिटिश। तो सेम जो बात आपका अगस्त ऑफ़र में बोला गया था डोमिनियन स्टेटस की, वही बात इस 1942 के क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस ना तो भारत को ना तो कांग्रेस को स्वीकार था, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि अब मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भाई देश का विभाजन किया जाए, मुस्लिम प्रांत को अलग किया जाए, अलग देश के रूप में आज़ाद किया जाए। तो फाइनली 1942 का स्टैफोर्ड क्रिप्स का प्रस्ताव भी खारिज हो गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनती है, ठीक है।
आगे आंदोलन चलते जाता है। 1942 के क्रिप्स मिशन के तुरंत बाद हम एक मूवमेंट चला देते हैं ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाने के लिए, जिसको आप बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट देश में चल रहा होता है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और उसी बीच आपका INA विद्रोह, RIN विद्रोह यानी जो नौसेना विद्रोह हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे और भी मूवमेंट चल रहे होते हैं, लगातार देश में विद्रोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और उधर विश्व युद्ध जो है वो आगे बढ़ता जाता है और फाइनली 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन इसके परिणाम बहुत उल्टे आए थे। यानी इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश जीत चुका रहता है और जर्मनी वाला ग्रुप हार गया रहता है। ठीक है, तो ब्रिटिश जीत गया है वर्ल्ड वॉर में। होना तो ऐसा चाहिए था कि ब्रिटिश को हम पर और शासन मजबूत करना चाहिए, लेकिन 1945 के बाद ही 1946 से ब्रिटिश जो है वो भारतीय को आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी असेंबली तक बनाने तैयार नहीं था वो जीत चुका है, फिर वो हमें आज़ादी की ओर ले जा रहा है। तो उसके 2-3 रीज़न हैं, हम समझ लेंगे। पहला रीज़न क्या है कि भारत में अब विद्रोह का स्वरूप थोड़ा हिंसात्मक हो चुका है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं, सभी ग्रुप के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ब्रिटिश को समझ में आ रहा है कि भाई जब सेना, नौसेना ये लोग विद्रोह पे आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के पिलर हैं, तो उसके लिए बहुत दिन तक वहाँ शासन करना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिटिश को अब ये दिखाई दे रहा था, तो वो कहीं ना कहीं भारत से अब जाना चाह रही थी। दूसरा रीज़न, ये वर्ल्ड वॉर काफ़ी लंबे समय तक चला था, तो ब्रिटिश की खुद की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। भले ही वो जीता था लेकिन लॉस उसका भी हुआ था, तो फिर उस वजह से भी। और तीसरा रीज़न है कि जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे देश जैसे अमेरिका या रशिया, वो लोग कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता के सपोर्ट में थे, तो उनके द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारत को स्वतंत्र करिए। तो इन सभी रीज़न को देखते हुए फाइनली 1946 में ब्रिटेन के द्वारा एक और मिशन भेजा जाता है भारत में, जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई। तो 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके पेंथिक लॉरेंस, फर्स्ट मेंबर है पेंथिक लॉरेंस। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स को दोबारा यहाँ मेंबर बना के भेजा जाता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा है आपका A.V. अलेक्जेंडर। तो 3 मेंबर्स वाली ये मिशन, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जाता है और फाइनली कैबिनेट मिशन जो भी बातें करती है, जो भी ऑफ़र देती है, उससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं और फिर ये जो कैबिनेट मिशन है ये अपना पूरा प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर देकर चले जाती है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनाई जाएगी। और असेंबली जैसे ही अपना काम करना चालू करती है, कानून बनाना चालू करती है, उसी बीच देश को आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन ना तो विभाजन की बात यहाँ की गई है और ना ही 2 संविधान सभा की बात की गई, जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग अलग असेंबली बने, मुस्लिम के लिए अलग, वो अपना कानून बनाए और बाकी के लिए अलग। लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे। अब देखिए, हमें कैबिनेट मिशन का प्रोविज़न देखना है कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बात कही। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। अभी बनी नहीं है, अभी हमें देखना है कैसे बनेगी, लेकिन नवंबर 1946 में फाइनली हमारे देश की संविधान सभा बन जाती है, जो कि आपका कानून बनाए, जो कि आपका संविधान बनाएगी और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान देश में लागू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ था। अब कैसे कैसे ये असेंबली बनेगी, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने बोला कि संविधान सभा जो होगी इसमें टोटल मेंबर होंगे 389, यानी पूरे देश से इतने सदस्यों को लिया जाएगा इस असेंबली में। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे डिसाइड करें? 389 ही क्यों बोला? तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि उस समय जो देश की पॉपुलेशन थी और उसके हिसाब से ये नंबर्स निकल कर आए थे। कैबिनेट मिशन ने बोला कि हर 10 लाख पे, यानी 1 मिलियन लोगों पे एक आदमी को चुना जाएगा, यानी हर 10 लाख का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और इस तरह से टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये
389 सीट्स, लगभग 39-40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, तो उसके हिसाब से ये सीट्स जो है आपकी निकल कर आती हैं। ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर में बोला गया कि ये जो टोटल 389 सीट्स होंगी, इन 389 सीट्स में से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 296 सीट और दूसरा है आपका 93 सीट्स। यानी बोला गया कि जो टोटल असेंबली की सीट होंगी इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें से 296 सीट्स तो वहाँ से भरी जाएंगी जहाँ पर ब्रिटेन के प्रांत है भारत में, यानी जो भी ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटेन के भारत के अंदर राज्य बनाए हुए हैं, उनसे ये सीट्स भरी जाएंगी। कौन सी? 396। ठीक है, रिमेनिंग जो 93 सीट्स हैं ये कैसे भरी जाएंगी? तो जितने भी राजा महाराजा हैं, रियासतें हैं, उनसे लोग यहाँ पर आएंगे, 93 सीट्स ये भरी जाएंगी। क्लियर हो गया आपको? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से भरे जाएंगे और 93 सीट्स जो है रियासतों से। सेम यही बात लिखी गई है, 296 सीट ब्रिटिश भारत से और 93 सीट रियासतों को आवंटित की गई। अब देखिए, आप सोचेंगे कि बहुत उस समय तो 600 के आसपास रियासतें थी, सीटें इतनी कम है, तो ये पॉपुलेशन बेस था कि 10 लाख पे एक, तो छोटी छोटी रियासतों का मिलकर एक रियासत माना गया और वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट फीचर बोल रहा है ब्रिटिश भारत की 296 सीट। अब यहाँ पर फिर से डिवाइड करेगा कि जो ब्रिटिश भारत वाले, यानी जो भी ब्रिटिश प्रोविंस थे, प्रांत थे, उनको जो सीट्स दी गई थी 296, उस 296 को इसने दो भाग में तोड़ा। एक बोला 292 और दूसरा बोला इसने 4, यानी 296 सीट में से 292 सीट कहाँ से भरी जाएंगी? जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर शासन करते थे, यानी ऐसे प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, वहाँ से 292 सीट्स भरी जानी थी और 4 सीटें वहाँ से भरी जानी थी जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश आयुक्त शासन करते थे। वो कौन कौन सी 4 जगह थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इन 4 जगह, ये जो 4 मैंने अभी जगह बताई है, यहाँ गवर्नर के माध्यम से नहीं बल्कि मुख्य आयुक्त, यानी जो चीफ कमिश्नर होते थे, उनके माध्यम से मैनेजमेंट चलाया जाता था। तो ये जो टोटल सीट्स थी 296 ब्रिटिश भारत के लिए, उसका भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको भी आगे बोल रहा है ये, आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच जनसंख्या के अनुपात में। अब देखिएगा, ये जो टोटल सीट्स है इसको बोल रहा है कि इस पे कौन कौन इलेक्शन में खड़े होंगे। तो इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक थे मुस्लिम, दूसरे थे सिख और तीसरे थे सामान्य। ठीक है, यानी कि मुस्लिम्स जो है वो एक ग्रुप के रूप में खड़े होंगे इलेक्शन में, सिख जो है वो एक, और तीसरे जो हो जाएंगे सामान्य। सामान्य के अंदर सभी आ जाएंगे, मुस्लिम और सिख को निकालने के बाद जो भी बच जाएंगे वो सब जो है वो जनरल में आ जाएंगे, सामान्य में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए, बहुत सिंपल फीचर है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दी, फिर इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक ब्रिटिश भारत के लिए, एक रियासतों के लिए। ब्रिटिश भारत की सीट्स को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक गवर्नर वाले और एक आयुक्तों वाले में, और फिर बोल दिया कि जो सारी की सारी सीट्स जो है वो कैसे भरी जाएंगी, ये 3 समुदायों में बांटी जाएगी, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, सेम इंग्लिश में दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली से उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अब देखिए, ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 389, इसमें से ये जो 296 वाली सीट्स थी, इनको कैसे भरा जाना था? इलेक्शन से। यानी ये जो 296 सीट थी ये चुनाव से भरी जानी थी, और जो बाकी सीट्स बच रही थी यहाँ पे 93, ये चुनाव से नहीं बल्कि यहाँ पर नॉमिनेट किया जाना था, मनोनीत। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये 296 सीट्स जो थी यहाँ पर चुनाव होने थे, और इन चुनाव में कौन भाग लेने वाले थे? मान लीजिए किसी प्रांत में 80 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ से कितनी सीट हो गई? 8 सीटें हो गई। अब वो 8 सीटों पर उन तीनों समुदाय के लोग खड़े होंगे जिनको मैंने अभी बताया था आपको, मुस्लिम, सिख और सामान्य के। अब उन तीनों समुदाय के जो 8 सीटों पर लोग खड़े हैं, उनको कौन चुनेगा कि इनमें से कौन
इस सीट पर जीत रहा है, तो बोल रहा है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, और हर प्रांत की एक असेंबली थी जिसको बोलते हैं आप लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने पहले भी आपको एक्ट में बताया था कि हर एक प्रांत में कानून बनाने वाली संस्था थी, तो वो जो कानून बनाने वाली संस्था थी उस प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली ही उस प्रांत से इन 8 सीटों पर जाकर वोट डालने वाली थी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर होने थे इलेक्शन, और इन इलेक्शन में कौन भाग लेने वाले थे? वहाँ के प्रांतों के विधानसभा के सदस्य। ये लिखा गया है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होना था वो कैसे होना था? प्रांत की असेंबली उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो प्रांतीय असेंबली जो थी वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, वोट डालने वाली थी, और जो जिस समुदाय का होगा उसी समुदाय को वोट डालेगा। जनरल वाले जनरल को डालेंगे, मुस्लिम्स मुस्लिम को, सिख वाले सिख को, उनका ही रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो सीट्स भरी गई थी वो इलेक्शन से तो भरा गया था, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्योंकि हम नहीं चुन रहे उन्हें, आम जनता नहीं चुन रही है, बल्कि जो हमारे प्रांत की असेंबली है वो उन्हें चुन रही है। तो वो इनडायरेक्ट वे में चुन रही है, यानी हमने जिन्हें चुना वो उन्हें चुन रही है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बाकी 93 सीट्स जो रजवाड़ों को दी गई थी वहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, बल्कि वहाँ पर बोल रहे हैं कि उस रियासत के जो प्रमुख होंगे, जो राजा होंगे, वो किसी को भी उस पद पर भेज सकते हैं। मान लीजिए किसी रियासत की जनसंख्या है 30 लाख, 10 लाख पे 1 सीट, यानी 30 लाख पे 3 सीट हो गई। अब ये जो 3 मेंबर होंगे जो असेंबली में जाएंगे, वो वहाँ का प्रमुख यानी राजा रानी जो भी होंगे वो डिसाइड करेंगे, खुद जाए किसी और को भेजे, वो उनकी मर्जी होगी। तो ये याद रखना है कि जो रियासत थी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे मनोनीत किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात और पता लगी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, यानी आंशिक रूप से वहाँ पर चुनाव हुआ था और आंशिक रूप से वहाँ पे मनोनीत किया गया था। ना तो पूरी तरह से चुनी थी और ना ही पूरी तरह से मनोनीत थी। और जो चुनाव भी हुआ था वो डायरेक्ट नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम भाग नहीं ले रहे, असेंबली पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर बोल रहा है कि इलेक्शन का प्रक्रिया क्या था? एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, रेशियो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये डिटेल में तो मैं आपको जो प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी वहाँ पर ये बताऊंगी क्या होता है ये। यहाँ पर थोड़ा सा बस हम हिंट ले लेंगे कि इस सिस्टम में अगर 4 लोग किसी पद पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपको किसी एक को वोट नहीं डाल कर आना है, बल्कि इन चारों को ही प्रेफरेंस में वोट डाल कर आना है कि पहले नंबर पे ये पसंद है, दूसरे पे ये पसंद है, तीसरे पे ये पसंद है, चौथे पे ये पसंद है। ऐसे ही कोई और जाएगा वो बोलेगा पहले पे ये, दूसरे पे ये, तो सबका फर्स्ट नंबर वोट काउंट होगा कि किसको पहले नंबर पे ज़्यादा मिले हैं, जिसको ज़्यादा मिले वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इस टाइप का ये होता है प्रक्रिया जो हम प्रेसिडेंट में समझेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आज इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके इलेक्शंस इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, ये फीचर भी आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट बोल रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव। अब देखिए ये तो फीचर बताकर चला गया कैबिनेट मिशन कि टोटल मेंबर्स रहेंगे, इतने इलेक्टेड, इतने नॉमिनेटेड, 3 ग्रुप में होंगे, ये सब हो गया क्लियर। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो होता है वो कब होता है आपका? जुलाई अगस्त 1946, यानी 2-3 महीने ये चुनाव चलेगा, जुलाई से लेके अगस्त तक। 1946 में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन तो आधे के ही होने, इन्हीं के होने, इनका तो इलेक्शन होना नहीं था, इनको तो डायरेक्ट नाम लिख कर भेजना था। तो यहाँ पर ये इलेक्शन चलते हैं और फिर इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है। देखिए 3 ग्रुप के लोग खड़े हैं, कांग्रेस यानी सामान्य, मुस्लिम लीग या अदर जो भी हैं। तो यहाँ पर जब रिज़ल्ट आता है तो टोटल हमने देखा था 296 सीट्स थी जो कि इलेक्शन में भाग लेने वाले थे। तो इसमें से 208 सीट पर कौन जीत जाती है? कांग्रेस। इसमें से 73 सीटों पर जीत जाती है मुस्लिम लीग, और 15 सीट जो होती हैं वो अदर पार्टी को मिल जाते हैं, जैसे आज भी होते हैं इंडिपेंडेंट, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, उनको 15 सीटें मिल जाती है। ये होता है इलेक्शन का रिज़ल्ट। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ जो आपका रियासत वाला था, तो ये सीट फिल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो भी देसी रियासतें थी उन्होंने सीटें भरी ही नहीं,
और उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यानी कि रियासतों ने जान के अपने यहाँ से किसी भी मेंबर को नहीं भेजा, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर हम इस असेंबली का भाग बनते हैं तो हमारे जो रियासत है ये भी देश का हिस्सा बन जाएगी और हमें इन कानून के हिसाब से ही मैनेजमेंट करना होगा। कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रियासतों के मन में एक चल रहा था कि हम असेंबली का भाग नहीं बनेंगे और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी हम देश से जुड़ेंगे नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने इस असेंबली में किसी का भी नाम लिखकर नहीं भेजा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है और हमने देख लिया कि असेंबली हमारी बन चुकी है। तो बहुत सिंपल है कैसे हमने देखा। फर्स्ट थोड़ा सा एक बार हम इसको देख लेंगे स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले डिमांड की गई थी 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा। इसको कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड बनाया 1935 में। फिर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त ऑफर में बोला कि हम आपकी असेंबली बना देंगे, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। 1942 के क्रिप्स मिशन में वापस से उन्होंने असेंबली की बात कही, लेकिन साथ में डोमिनियन स्टेटस बोल रहे जो हमें नहीं चाहिए, तो हमने फिर इसे रिजेक्ट किया, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। फाइनली 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है जिसके 3 मेंबर्स से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। तो ये जो 3 मेंबर्स वाला कमीशन आता है, इसकी जो भी बातें होती हैं फाइनली कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी उससे संतुष्ट हो जाते हैं और 1946 की कैबिनेट मिशन ही हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो पहली बार यहाँ पर स्वीकार की गई थी, लेकिन बनती हमारी असेंबली है कैबिनेट मिशन के द्वारा। फिर हमने देख लिया था कि कैबिनेट मिशन आती है, उसने क्या स्ट्रक्चर दिया, 389 मेंबर्स। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, 296 और 93। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, 292 और 4। इस पूरी सीट पर होना था इलेक्शन, इस पूरी सीट पर होना था, इनको नॉमिनेट करना था रियासतों द्वारा। यहाँ पर जो चुनाव हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी को भी भेज सकते थे। 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख, सामान्य। और फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट आता है 208 कांग्रेस को, 73 लीग को और 15 अदर पार्टी को। ये वाला ग्रुप भर जाता है। यहाँ पर देसी रियासतें खुद को इलेक्शन से बाहर रखती हैं। वो असेंबली में किसी को, सॉरी इलेक्शन से नहीं, संविधान सभा से बाहर रखती हैं और वो कोई भी मेंबर का नाम लिखकर नहीं भेजती है। आगे भेजेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपकी असेंबली बन चुकी है। अब असेंबली जो है वो काम करना चालू करेगी। कैसे कैसे असेंबली काम करेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके प्लीज़ बताते रहिए, उससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है, थैंक यू।